फाइनली डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़नी है और यूपीएससी की तैयारी करनी है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और प्रीलिम्स में जैसे कि मुझे लगा था कि नहीं होगा, मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये सोचा कि अब दूसरा अटेम्प्ट तो देना ही देना है। तो मेरी बहन और मेरे फ्रेंड मुझसे बोलते थे कि तुमको डबल डिजिट चाहिए तो भगवान तुमको पहली डबल डिजिट, सबसे लोएस्ट डबल डिजिट दे दे। फिर जब रिजल्ट आया तो मेरी बहन ने बताया कि हाय एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्यम प्रजापति है और इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने ऑल इंडिया रैंक 10वीं हासिल की है। यह मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी। यूपीएससी क्लियर करना मेरा एक बचपन से सपना था। जब से मैं ये जानने लायक हुई कि आगे क्या बनना है, तो मैं शौक में यही बोलती थी कि मुझे डीएम बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है। ये बात मेरे दिमाग में मेरे पापा के थ्रू आई थी। वो हमेशा मुझे ये सारी चीज़ें बताते रहते थे। कभी दूरदर्शन पे अगर किन्हीं टॉपर्स का इंटरव्यू चल रहा होता था या कुछ रिज़ल्ट जब आते थे तो उन टॉपर्स के इंटरव्यू लिए जाते थे। तो वो सारी चीज़ें वो मुझे दिखाते थे जब मैं तीसरी चौथी कक्षा में थी, जब मुझे कुछ नहीं पता था कि करियर क्या होता है, आगे चल के क्या बनना है हमें। और धीरे-धीरे जब समझने लायक हुई, तो एक दिमाग में वो बात जो बचपन में थी वो इम्प्रिंट हो गई कि ठीक है, आईएएस बनना होता है। क्लास 10th के बाद जब स्ट्रीम चूज़ करने की बारी आती है, तो उस समय दिमाग में ये बात ज़रूर थी कि आईएएस बनना है, डीएम बनना है। पर जिस तरीके से बच्चे स्ट्रीम चूज़ कर रहे थे, बायो ले रहे थे, मैथ्स ले रहे थे, तो ये बात मतलब दबी ही रह गई मन में कि मतलब अगर कोई पूछे तो बताते थे कि आईएएस बनना है, डीएम बनना है। बाकी जिस तरीके से नॉर्मली सबकी पढ़ाई चल रही थी, वैसे ही मैंने भी पढ़ाई करी। मैथ्स स्ट्रीम चूज़ करी 11th और 12th में और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करने का निर्णय लिया। इसके लिए मेरे फ़ादर ने मुझे प्रोत्साहित किया था कि इंजीनियरिंग करना है और उसके बाद इंजीनियरिंग फ़ील्ड में ही नौकरी करनी है। तब तक ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अंदर से ऐसा कोई डेडिकेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं 12th के बाद दिमाग में रहे कि मुझे आईएएस बनना है, तो उस हिसाब से ग्रेजुएशन की स्ट्रीम चूज़ करी जाए या पढ़ाई करी जाए। तो एक जनरल था कि हाँ, ठीक है, ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में और वहाँ जाकर मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। अ, एक जब पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपको सोचने पे आप मजबूर होते हैं कि अब आगे क्या करना है, वो पॉइंट मेरा आया सेकंड ईयर में। एक कम्युनिटी विज़िट करके हमारे यहाँ एक कम्युनिटी विज़िट करके एक ग्रुप एक्टिविटी होती थी कॉलेज में। सो उत्तराखंड के एक गाँव जिसका नाम मलेथा था, मैं वहाँ पर गई थी अपने सभी बैचमेट्स के साथ और एक सरकारी स्कूल में हम गए। वहाँ पर बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमने देखी कि सरकार ने क्या-क्या काम किया है कि सर्व शिक्षा अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, कि छोटे-छोटे बच्चे गाँव के इतने पहाड़ी इलाके से पढ़ने आएँ, उनके लिए सारी सुविधाएँ, अलग-अलग दिन के अलग-अलग ड्रेस कोड्स, उनको पीटी कराना, उनके लिए मिड डे मील, सारी चीज़ें हमने देखी। हमें वहाँ पे एक रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा गया था। तो जैसा कि हर जगह होता है कि कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो वहाँ के टीचर्स ने हमें बहुत सारी कमियाँ बताई। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो जब वो हमें ये कमी बता रहे थे, तो ऐसा एक फ़ील हुआ कि कितना वो ट्रस्ट करते हैं, कितना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं हमारी, कि वो एक बीटेक के सेकंड ईयर स्टूडेंट से इतनी उम्मीद रखते हैं कि वो इतनी सीरियसनेस के साथ ये सारे इश्यूज़ बता रहे हैं। उनका यही मोटिव था कि आप ये जाकर अपने कॉलेज में बताइए, ताकि ये आपका जो भी ये काम है, ग्रुप प्रोजेक्ट है, इसका कुछ सार निकले, कुछ सार्थक बने। तब मुझे ये एहसास हुआ कि सच में जो उस अथॉरिटी पे होगा, जिसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो इस लेवल की चीज़ों को सुधार कर सके, सच में तभी इतना सुनने को मिलता है कि एक डीएम या एक आईएएस की अथॉरिटी कितनी बड़ी है, कितने लेवल पे वो चेंज ला सकते हैं, कितनी उनके एक डिसीजन से कितने सारे लोगों की लाइफ में चेंज आ सकता है। सो वो एक पॉइंट था जब मैंने सोचना शुरू किया था, जो एक बचपन का एक दबा हुआ सपना जो कहते हैं कि कहीं सुना, कहीं पढ़ा, कहीं देखा, तो वो लगा कि ठीक है, ये करेंगे, कभी तो करेंगे, उस मोमेंट पे फ़ील हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। जैसा कि सब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो सबको देखकर मैं भी प्लेसमेंट के लिए बैठी और मेरा कोर कंपनी में लार्सन एंड टूब्रो में प्लेसमेंट हो गया। प्लेसमेंट के टाइम भी थोड़े टाइम के लिए मुझे ये एंग्ज़ायटी हुई थी कि क्या मुझे इसी में जाना है या मुझे कुछ अपना ट्रैक चेंज करना है। तो हालाँकि मैंने यही सही समझा कि अगर मैंने अपने 4 साल अपनी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लगाए हैं, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ फ़ील्ड में जाऊँ, पहले देखूँ, पहले थोड़ा एक्सपीरियंस लूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं, कोर कंपनी में काम कैसे होता है, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको अप्लाई कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें, एक उत्सुकता भी थी, क्यूरियोसिटी भी थी। तो ये सब देखने के लिए मैंने फिर यही सोचा कि ठीक है, अभी हम जो है कि
अपना कोर कंपनी में प्लेसमेंट हो गया है, तो अब इसको ही कंटिन्यू करते हैं। मेरी पहली जॉब जो लगी फिर वहाँ पर विशाखापट्टनम में। सो फिर मैं विशाखापट्टनम गई, 1 साल मैंने जॉब किया। जॉब के टाइम तक शुरुआत का जो टाइम था काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आया। जब नई-नई चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और 2, 3, 4 महीने बाद जब मेरी सारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हुई, जब मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा प्रैक्टिकली होते हुए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या मुझे यहीं पे रहना है या मुझे कुछ और करना है। फिर वही एक पॉइंट था जब मैंने सीरियसली सोचना शुरू किया कि अब यूपीएससी की तरफ बढ़ा जाए, यूपीएससी को दिया जाए, एग्ज़ाम दिया जाए। एक इंटरेस्टिंग बात ये थी क्योंकि मैंने बताया कि जब मुझे प्लेसमेंट मिला था तब भी मेरे दिमाग में था कि लेना है, छोड़ना है, क्या करना है। तो जब ऑफ़र लेटर आया घर पे तो कोरोना का टाइम चल रहा था और तब ये हो रहा था, मैंने पहले से घर में बोला था कि मैं जॉइन नहीं करूँगी और मैं सीधे तैयारी ही शुरू करूँगी। कोरोना के टाइम पे इतनी सारी नेगेटिविटी थी, हर जगह सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, ना आप किताबें मँगा सकते थे कहीं से, ना आप जा सकते थे कहीं तैयारी करने, आपको घर में ही रहना था। तो जब ऑफ़र लेटर उसी बीच कोरोना में आया तो मेरे मम्मी-पापा ने बोला कि तुम्हें जॉइन करना है। तो मैंने अपने पापा से प्रॉमिस लिया था कि मैं 1 साल पे जॉब छोड़ दूँगी और आप लोग तब मुझे कुछ मत बोलिएगा प्लीज़। तो ये प्रॉमिस लेकर मैं गई थी अपने घर से और फिर मैंने जो है एकदम एग्ज़ैक्ट 1 साल बाद जॉब छोड़ी। फिर जब मैं आई तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और इस पॉइंट तक मैंने यूपीएससी का सिलेबस भी नहीं देखा था, कितने पेपर होते हैं ये भी मुझे नहीं पता था, किसकी मेरिट होती है, किसकी मेरिट नहीं बनती है, कितना ड्यूरेशन का होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। ये सब सारी चीज़ें मैंने जब मैं जॉब छोड़ने के नोटिस पीरियड में जब चल रही थी, तब मैंने ये सारी चीज़ें देखना शुरू किया कि अच्छा ठीक है, पेपर होता क्या है, सिलेबस क्या होता है, नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या लिखा है, तब मैंने देखना शुरू किया। फिर मैं आई घर और मैंने ये सोचा कि घर पर मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगी और इसके लिए मैं इलाहाबाद चली गई। इलाहाबाद जाने का मेरा सोल पर्पज़ यही था कि मैं घर से दूर रहूँ और घर से आना-जाना मेरा कम हो जाए, ताकि कुछ ऐसे 7-8 महीने मुझे एकदम अलग से मिल जाएँ, जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तैयारी मैंने शुरू करी अक्टूबर में, अक्टूबर 2021 में मैं इलाहाबाद चली गई और तब मैंने तैयारी शुरू करी। उससे पहले मैंने अपने पर्सनल लेवल पे बहुत सारा रिसर्च करके रखा कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी, उनकी स्ट्रैटेजी सुनी, बुक लिस्ट निकाली, क्या-क्या सब्जेक्ट हैं, हर एक छोटी-बड़ी चीज़ कि कौन-सा ऑप्शनल सब्जेक्ट किस जीएस के सब्जेक्ट से मैच करता है, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ये सारी ट्रिवियल चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, वो सारा मैंने पहले से ही देख कर रखा अपने उसी जॉब छोड़ के आने से 1 महीने पहले और तैयारी शुरू करने के तक में इतना सब कुछ मैंने देख कर रखा और फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की। कोचिंग की जब बात आई कि कोचिंग जाना है कि नहीं जाना है, तो कोचिंग से मुझे बहुत डर लगता था हमेशा ही। मैंने अपने जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तब भी मैंने कोचिंग नहीं जॉइन की थी और इस बार भी कोचिंग से मुझे बहुत घबराहट होती थी, जहाँ मैं 20-25 बच्चे देख लेती थी पढ़ने वाले, वहाँ मुझे बहुत घबराहट होती थी कि मैं कैसे सवाल पूछूँ, क्या पूछूँ? मुझे अकेले में थोड़ा सही लगता था पढ़ाई करना, तो वो भी ऑप्शन मेरा हट गया। तो जब कोई आपके आस-पास नहीं है जिससे आप पूछ सकते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, तो थोड़ा-सा हर लेवल पे एंग्ज़ायटी होती रहती है। धीरे-धीरे शुरू किया खुद से ही, मेन यही था यूट्यूब से टॉपर्स की वीडियोज़ निकाली, स्ट्रैटेजी निकाली, बुक लिस्ट निकाली, शुरू किया। जब मैंने स्ट्रैटेजीज़ देखी तब मैंने 1-2 टॉपर्स के मुँह से ये सुना कि पहले मेंस की तैयारी करनी होती है और उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है। क्योंकि अक्टूबर हो चुका था, मई में मेंस थे, मई-जून में, तो मैंने सोचा कि मैं जैसा उन्होंने बोला कि मेंस की तैयारी करनी होती है, तो मैंने मेंस की तैयारी शुरू करी। मेंस की और ऑप्शनल की तैयारी शुरू करी। ये करते-करते मुझे मार्च हो गया। मार्च का महीना आ गया और मैंने इस टाइम तक टेस्ट भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। मुझे हर चीज़ की बहुत जल्दी रहती है, इसी चक्कर में थोड़ा-सा मैं घबरा जाती हूँ। तो मुझे हर चीज़ की जल्दी रहती है, तो मतलब अगर मैं जीएस पढ़ रही थी, तो मुझे लगता था ऑप्शनल भी कर लूँ, आंसर राइटिंग भी कर लूँ, अब एस्से भी लिख लूँ। तो इस सब में प्रीलिम्स खो गया। तो प्रीलिम्स की याद मुझे तब आई जब मार्च खत्म हो गया और अप्रैल आ गया। अब क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत कम समय बचा था, 2 ढाई महीने का टाइम बचा था, तो फिर मैंने प्रीलिम्स के लिए उठाया अपनी किताबें और पढ़ना शुरू किया। लेकिन मेरा दिमाग मेंस में ही लगा रहता था, क्योंकि आपकी मेरिट मेंस से ही बनती है। प्रीलिम्स को मैं उतना समय नहीं दे पाई पहले बार में। 5 जून 2022 को मेरा प्रीलिम्स था और मैं इलाहाबाद में थी। प्रीलिम्स के 1-2 दिन पहले मेरी थोड़ी-सी घबराहट की वजह से तबीयत खराब हो गई और मेरी मम्मी मुझे एग्ज़ाम दिलाने ले गई थी। जैसा कि जब दिमाग में वही चल रहा था कि नहीं होगा, नहीं पढ़ा है और पेपर देखते ही मुझे पता चल गया कि मेरा नहीं होगा और बिल्कुल वैसे ही उसी मन से मैं पेपर देकर आ गई कैसे भी करके और आकर मैं अपने घर लखनऊ चली आई। और फिर मैं यही सोचती थी कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। काफ़ी जो है कि दिमाग में चलती रहती थी ये बात
ऐसा नहीं था कि मैंने ये सोचा कि मैं मेंस की प्रिपरेशन कर लूँ, मैं रुकी रही अपने प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के लिए। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया और प्रीलिम्स में जैसे कि मुझे लगा था कि नहीं होगा, मेरा क्लियर नहीं हुआ। सो उस टाइम भले ही आपको पता है कि आपकी गलती थी, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन दुःख बहुत होता है। मुझे भी बहुत दुःख हुआ और घर वालों के सामने थोड़ा-सा लगता है कि आपने जो है कि नौकरी छोड़ी और 1 साल तैयारी भी करी, आपको जो कहा वो मुझे दूसरे शहर भी ले गए और सब कुछ हुआ पर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। फिर उसके बाद ये सोचा कि अब दूसरा अटेम्प्ट तो देना ही देना है और क्योंकि टाइम कम था जब मैंने पहली बार प्रिपरेशन की, तो मैंने सोचा कि मैं अब ये पूरा फुल साइकिल प्रिपेयर करके एक बार दूँगी एग्ज़ाम और फिर प्रिपरेशन के लिए मैं लखनऊ आ गई। 1 महीने का गैप लेकर मैंने प्रिपरेशन लखनऊ में स्टार्ट करी। लखनऊ में थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम हुई कि घर में पढ़ाई मुश्किल होती है मुझसे। मैं घर में पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। अ, घर में मेरी एक छोटी बहन है काफ़ी छोटी है, स्कूल जाती है, तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ घर में। सो फिर ये हमने सोचा मेरी मम्मी ने ये हमें आइडिया दिया कि हम तुम्हें एक छोटा-सा रूम दिला देते हैं आस-पास और तुम वहाँ पे रहो। फिर फाइनली मेरी मम्मी ने मुझे अपनी ही कॉलोनी में अपने घर के जस्ट 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे रूम दिलाया। तो सबसे बेस्ट डिसीज़न जो मैं अपनी मम्मी का मानती हूँ वो यही है कि उन्होंने मुझे अपनी ही कॉलोनी में रूम दिला दिया। हालाँकि लोग इस बात को मानते ही नहीं कि जो बाहर के लोग हैं जो जानते नहीं वो मानते ही नहीं कि मैंने अपनी कॉलोनी में रूम लिया था। तो मैं फिर वहाँ रहने लगी। दोबारा मैंने तैयारी शुरू करी। क्योंकि एक बार प्रीलिम्स फ़ेल हो चुकी थी मैं, सो इस बार थोड़ी-सी कॉशियस थी मैं, पर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की। स्ट्रैटेजी इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेंस तो पहले करना ही करना है, ऑप्शनल पहले करना ही करना है, आंसर राइटिंग पहले करनी ही करनी है क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो 3 महीने होता है उसमें हम कुछ नहीं कर पाएँगे। सो मैंने वही स्ट्रैटेजी जो पहले मैं फ़ॉलो करी थी, पहले अटेम्प्ट में वही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करी। मैंने मेंस से स्टार्ट किया, मेंस की पढ़ाई करी। दिसंबर जनवरी तक मैं पूरा मेंस के लिए फ़ोकस्ड रही। बहुत सारी आंसर राइटिंग मैंने करी। मेरा हमेशा से प्लानिंग बहुत परफ़ेक्ट रहती थी अपने लिए कि मुझे पता रहता था कितना टाइम किसे देना है, कितना टाइम किसे देना है। तो इसलिए अपना रूटीन मैंने बनाया। मैं लैपटॉप में एक स्प्रेडशीट में इवन लिखती भी थी कि मैंने किस दिन कितने घंटे पढ़ाई करी और अपना मैंने स्प्रेडशीट में कैलकुलेट करके रखा था कि मुझे हर महीने 10 घंटे का एवरेज चाहिए और अगर मैं 10 नहीं कर पाती हूँ तो 8 के पार मुझे जाना ही जाना है। तो ये चीज़ जो ये मैं करती थी इससे मुझे थोड़ा-सा एक स्ट्रेंथ मिलती थी हाँ, कि मुझे लगता था कि चलो ठीक है ये 8 घंटे मैंने पढ़े, कल मैंने 10 घंटे पढ़े थे, कल 11 पढ़े थे, आज 6 पढ़े हैं। थोड़ा-सा एक मुझे मेंटली मुझे बहुत खुशी रहती थी जब मेरा टाइमर दिखाता था कि 8 घंटे कंप्लीट हो गए। मैं थोड़ा फ़ोकस्ड रहती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीलिम्स फ़ेल हो चुकी थी। सो कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ मेरे अंदर थी नहीं तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई पढ़ाई करने में कि बच्चे बोलते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं। इवन मैंने पढ़ाई के दौरान ही इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया था, जब मैं पहला प्रीलिम्स फ़ेल हो गई थी। तो मैं थोड़ा फ़ोकस्ड थी इस वजह से अगर मेरा टाइमर 8 घंटे दिखाता था, तो वो मान के चलिए कि वो 8 घंटे मैंने बहुत फ़ोकस के साथ पूरी फुल प्रोडक्टिविटी में दिए हैं। सो ऐसे स्प्रेडशीट बना कर रखती थी और हर 2-3 दिन पे देखती थी। बहुत मुझे उससे हिम्मत मिलती थी। ये मेरी छोटी-छोटी ट्रिक्स थी, जो मुझे हिम्मत देती थी। दिसंबर के बाद आया जनवरी, उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया कि अब जो है मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। पिछली वाली गलती नहीं करनी है कि मेंस के साथ ही लगे रहना है। फिर मैंने प्रीलिम्स को उठाया और प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ना शुरू किया। अ, जब तक मैं कोई भी चीज़ 10-20 बार नहीं पढ़ लेती, मुझे याद नहीं होती और इसको मैं अपनी वीकनेस भी मानती हूँ और इसको अब मैं अपनी स्ट्रेंथ मानने लगी हूँ रिज़ल्ट्स आने के बाद। क्योंकि मेरा जो नंबर ऑफ़ टाइम्स का रिवीज़न का था, वो बहुत ज़्यादा रहता था। जैसे कि मैंने लक्ष्मीकांत 30 बार पढ़ी है। मैं अपने हर एक नोट्स में डॉट लगाती थी कि कितनी बार पढ़ी है और जितने डॉट्स होते थे, मैंने उतनी बार उसको पढ़ा होता था, रिवाइज़ किया होता था। तो लक्ष्मीकांत में मैंने रिज़ल्ट के बाद गिना था, तो मेरे पास 30 डॉट्स थे और स्पेक्ट्रम को गिना था, तो उसपे भी 25-28 डॉट्स थे। तो मैंने इतनी बार पढ़ा था उसे। फिर प्रीलिम्स दिया और काफ़ी शांत मन से मैं देकर आई थी। हालाँकि प्रीलिम्स बहुत टफ़ था उस टाइम 2023 का 26 मई को था मेरे ख़्याल से प्रीलिम्स और सुनने में भी आया मतलब काफ़ी लोगों ने ये कहा कि बहुत टफ़ था, बहुत टफ़ था। सीसैट भी टफ़ था। बट मैं क्योंकि मैं एक बहुत ही स्टेबल माइंड से गई थी, तो जो भी पेरिफेरल नॉलेज मेरी कहीं से भी न्यूज़पेपर से या फिर टेस्ट सीरीज़ से या मेरे क्वेश्चन बैंक से जो भी मैंने तैयार की थी, वहाँ पर मुझे बहुत काम आई और फिर मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। जैसा पिछली बार मुझे लगा था पेपर देते टाइम कि मेरा नहीं होगा, इस बार मुझे वो फीलिंग नहीं आई। मुझे लगा था कि प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो जाएगा। अब कहते हैं कि आपने पहले जंग से पहले कितना पसीना बहाया है वो आप जंग में आपका कितना खून बहेगा वो डिपेंड उस पे करता है। सो मैंने ये फ़ील किया मेरे साथ यही हुआ। पहले का मेरा जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेंस की तैयारी थी
सेकंड अटेम्प्ट में जो मेंस की तैयारी थी और जो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ोकस आंसर राइटिंग पे रहा था, उसने मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया कि जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस के बीच के 3 महीने थे, वो मेरे ऐसे रहे जैसे नॉर्मली पढ़ाई चलती है। कोई भी मैंने स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि कॉन्फिडेंस था अंदर से कि मेरा सिलेबस पूरा है, आंसर्स लिखे हैं, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पूरा फुल कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस था कि मेंस तो कैसे न कैसे मैं तो निकाल ही लूँगी मेंस। हालाँकि जब मेंस का रिज़ल्ट आने का दिन था, तो जब पता चला कि अब मेंस आने वाला है, मैं किसी ग्रुप में थी और उस ग्रुप में बताया गया कि आने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है, ऐसे सब में बातें शुरू हो गईं और मेंस का रिज़ल्ट आ गया और मैं सिर्फ़ रोती रही, रोती रही। ये मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं रिज़ल्ट के पहले रोती ज़रूर हूँ। तो मैं रो रही थी। अब मुझे अंदर से पता था मेरा हो जाएगा, मेरा होने वाला है, पर मैं बहुत रोई। मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं कि आओ हम लोग देखते हैं साथ में, देखते हैं साथ में। मैंने बोला मैं नहीं देखूँगी, मैं नहीं देखूँगी। फिर मेरी बहन ने रिज़ल्ट देखा और फिर उसने कॉल किया, उसने बोला तुम्हारा हो गया, अब तुम चुप हो जाओ। फिर मैं चुप हुई। ख़ैर वो तो एक प्रेडिक्टेबल था कि मेंस का क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए फिर वही तैयारी शुरू हुई, जो भी प्रोसेस होता है कि आप डैफ के जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, उनके बारे में आप प्रिपेयर करिए और ये सारी चीज़ें हुईं। थोड़ा-सा जो मुझे परेशानी हुई, वो इंटरव्यू के ही फ़ेज़ में हुई, क्योंकि मैं घर पे ही रह रही थी, चारदीवारी के अंदर मेरी पढ़ाई चल रही थी। कोचिंग मैंने कभी देखी नहीं थी। मैं दिल्ली आई पहली बार दूसरी बार जब मुझे मॉक टेस्ट देने थे और तब मैंने अपनी लाइफ़ में पहली बार किसी कोचिंग में कदम रखा था। आज तक मैंने कोचिंग देखी भी नहीं थी कि कैसी होती है, अंदर से कैसे क्लासेस कैसे चलते हैं, बच्चे क्या पढ़ने आ रहे हैं, कुछ नहीं। बस इतना पता था कॉलेज, स्कूल में कि हाँ, कोचिंग जा रहे हैं, हाँ, ठीक है। ये कोचिंग जा रहे हैं, वो कोचिंग जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए, पर मैं कभी गई नहीं थी। सो जब मैं आई मॉक टेस्ट देने कोचिंग में और जब बच्चे ढेर सारे डाउट्स पूछ रहे थे टीचर से, मुझे बहुत एंग्ज़ायटी, बहुत घबराहट हुई और मैं हर एक मॉक टेस्ट देने जाती, उससे पहले तो मैं रोती और जब देकर आती फिर भी मैं रोती। बस मुझे लगता था मुझे कोई घर पहुँचा दे। सो थोड़ा-सा एक कोचिंग का मुझे इतना माहौल बहुत इंटिमिडेट कर देता था, बहुत डरावना मुझे लगता था। ख़ैर ऐसा होता नहीं है। मेरा पर्सनल थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ऐसा मतलब हो गया पता नहीं कैसे कि मुझे डर लगता था। जब रियल एक्सपीरियंस हुआ तो बहुत ही कूल, बहुत ही काम, बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ हुआ इंटरव्यू और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब इस बार शायद मेरा नाम लिस्ट में आ जाए। मेरे पापा मुझसे पूछते थे कि क्या लगता है 3 डिजिट आ पाएगा? तो मैं तो 2 डिजिट सोच रही हूँ, आप 3 डिजिट बोल रहे हैं। तो उनको भी लगा कि अगर बोल रही है तो हो सकता है इसका पेपर अच्छा गया हो। फिर मैं अपनी बहन के पास गई रहने और हमारे बीच अक्सर ये बात होती थी, मेरे 1-2 फ्रेंड्स से बात होती थी कि अ रैंक कैसी आएगी? काफ़ी लोग मुझसे बोलते थे, मेरे फ्रेंड्स थे 1-2 तो एक एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने तो अपनी कॉपी में लिखा था ऐश्वर्यम रैंक 1 और उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि ये देखो मैंने लिखा है, अब रिज़ल्ट के दिन देखा जाएगा। तो मुझे लगता था कि यार ऐसा कैसे ये लोग लिखते हैं और मतलब एक प्रेशर क्रिएट करते थे मेरे ऊपर। ऐसे ही हम बातें करते थे तो मेरी बहन और मेरे एक फ्रेंड हैं, मैंने बोला कि मुझे सिंगल डिजिट रैंक चाहिए नहीं क्योंकि मैं उसको सँभाल नहीं पाऊँगी, मैं उसको बिल्कुल मुझसे होगा नहीं कि अगर सिंगल डिजिट आ गई तो और ट्रिपल डिजिट बहुत दूर हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को एक डबल डिजिट की रैंक मिले। तो मेरी बहन और मेरे फ्रेंड मुझसे बोलते थे कि तुमको डबल डिजिट चाहिए तो भगवान तुमको पहली डबल डिजिट सबसे लोएस्ट डबल डिजिट दे दे। और ये बात बहुत बार दोहराई हमने। हम लोग ऐसा मज़ाक-मज़ाक करते थे कि ठीक है, सबसे पहली डबल डिजिट मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और फिर रिज़ल्ट का दिन आया और रिज़ल्ट का दिन ऐसा था कि मैं और मेरी बहन बैठे थे साथ में। मैं घबरा रही थी, रिज़ल्ट आ चुका था, उसे पता चल गया, मैं घबरा रही थी। उसने देखा रिज़ल्ट और मैंने उससे कहा था मुझे प्लीज़ मत बताना। मैंने सबको जो भी 2-4 लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट था, मैंने बोला था प्लीज़ मुझे आप लोग कॉल मत करिएगा। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, आप मुझे कॉल मत करना बस, ठीक है? और मैंने सोचा था कि मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दूँगी, पर मेरे में वो भी नहीं हिम्मत आई क्योंकि मुझे भी जानना था। फिर जब रिज़ल्ट आया तो मेरी बहन ने बताया कि 10th रैंक है, मैंने कहा था बताना मत। तो उसने फिर बताया मुझे 10th रैंक है, इसमें क्या तुमको ऐसा है कि ना बताया जाए। फिर रिज़ल्ट निकलने के 4-5 दिन बाद जब थोड़ा-सा हम लोग अपने होश में आए, तब हम लोगों ने सोचा यार रैंक 10 आ गई जिसकी हम लोग बात करते थे और फिर हम लोग ये अब बताते हैं दूसरों को तो सबको लगता है कि ऐसा कैसे? बट कभी-कभी ऐसा होता है कि वेल विशर्स होते हैं वो बोलते हैं कि और वो चीज़ें हो जाती हैं। यूपीएससी जर्नी बहुत कुछ सिखाती है, पेशेंस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी और जिस पे मेरा भरोसा हमेशा से था, वो और भी मज़बूत हो गया कि आपकी मेहनत ही आपको सफल बनाएगी।
अगर आपने मेहनत करी है, तो चाहे लेट हो पर आपको आपकी डिज़र्विंग चीज़ ज़रूर मिलेगी। जाते-जाते मैं जोश टॉक के प्लेटफ़ॉर्म को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता सकूँ। जो भी डाउट्स होते हैं एस्पिरेंट्स के, वो बहुत ही लाज़मी हैं, कभी ऐसा ना सोचें कि ये डाउट जो है कि गलत है या मेरे मन में नहीं आना चाहिए। छोटी से छोटी बात कि हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए या पेन कौन-सा यूज़ करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको पूछना नहीं चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्यूरियोसिटी वाली चीज़ें हैं, इतने बड़े एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं। अगर कोई इसका आंसर देता है तो बहुत अच्छी बात है और ये प्लेटफ़ॉर्म से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी है, इससे शायद आप लोगों को कुछ तो फ़ायदा मिलेगा, यही मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।